हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 48। 27 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 28 क्वेश्चन है। दो नंबर्स हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 120 आता है और उनका स्क्वायर का सम करने पर 289 आता है। तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? दो नंबर हम मान लेते हैं, पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 120 हो गया। और इन्हीं नंबर के स्क्वायर को प्लस करने पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनके स्क्वायर का वर्ग का सम करना है, योग करना है, जो कि 289 के बराबर है। ये दो इक्वेशन बन गई और हमें निकालना क्या है? उन दोनों को प्लस करने पर, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है और एक्स वाई की मालूम है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में हम वैल्यू रख के कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए की जगह पर है एक्स, बी की जगह पर है वाई। तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए क्या है? एक्स, और बी है वाई, तो इंटू में वाई। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज रख देंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, जो कि 289 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 289 लिखा, ये इसके इक्वल में चल रहा है। प्लस 2 इंटू एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम है 120, तो 2 इंटू 120। और ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2 इंटू 12 है तो 240 हो गया, और 0 तो 240 को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो यह जाएगा 9, 8 और 4 12, 2 और 2 4 5। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और 2 है तो इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 5 to 9 की पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब कि रूट। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई रूट में 529। और 529 किसका रूट होता है? 23 का। और यही हमें निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 23, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 1985 में किसी प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हुआ 25% का। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25/100 मतलब 1/4। और नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब सीपी हो गई 4। कॉस्ट प्राइस हो गई 4 और 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में होगा? इसे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो, मतलब 5 में। मतलब उसकी एसपी या सेलिंग प्राइस आ गई 5। इसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल में कॉस्ट प्राइस बढ़ती है, पहले 10, फिर 10 और 20, और सेलिंग प्राइस बढ़ती है 15, 10 और 20। तो लास्ट में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इसको हम 100 मानकर भी कर सकते थे। कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते और प्रॉफिट 25 का है तो सेलिंग प्राइस हो जाती 125 की, पर कैंसिल होने के बाद 4 और 5 ही आता। अब इसमें हमें एक एक करके हर एक साल में पहले 10% बढ़ाना है, फिर 10 और 20। तो यहाँ पर 4 है और 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे ये नंबर 0 में चेंज हो जाए या बड़ा हो जाए, जिससे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम 2 0 3 बार करना है तो हम 3 0 बढ़ा देते हैं, और इसमें भी 3 0 बढ़ा देते हैं, मतलब 1000 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली बार में कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा रहे हैं सबसे पहले, तो इसको हम 10% बढ़ा देंगे। या तो एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, इसका 10% निकालेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट परसेंट में ही प्लस कर देते हैं। पहले 100 मानते हैं हम, बेसिक वैल्यू को 100 मानते हैं, और इसमें जब 10 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110, मतलब बाद में 110% हो जाएगा। तो 110% हम इसका डायरेक्ट निकाल देते हैं। 110% तो डिवाइड में 100 आएगा, इंटू 4000 का निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 2 0 सेम। और अगले साल फिर से इसमें 10% बढ़ गया। 10% बढ़ाएंगे मतलब 110% निकालना पड़ेगा। तो 110% हम निकालेंगे डिवाइड में 100, लेकिन अब किसका लेना है हमें? इसका 4400 का लेना है। तो इंटू में 4400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यह जाएगा 484, और ये एक 0 था तो 10% बढ़ गया 4840। इतनी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद लास्ट में 20% और बढ़ाना है। 20% बढ़ाएंगे मतलब 10 की जगह पर 20 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 120% निकालना पड़ेगा हमें 4840 का। 120% डिवाइड में 100,
और इनटू में 4840। क्योंकि हमें 20% इसमें बढ़ाना है इसलिए मल्टीप्लाई किया 4840। एक जीरो से ये जीरो और इससे ये 12 का मल्टीप्लाई 484 में करेंगे। 4 बार 48, 4 बचे 96 और 400, 10 बचे 48 तो 58। 20% बढ़ाने के बाद कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? इसमें 20% इंक्रीज किया तो कॉस्ट प्राइस लास्ट में हमें मिल गई 5808। इसी तरह से सेम हम सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी 15% बढ़ रही है। 15% बढ़ाना है मतलब 100 में 15 ऐड कर दें तो 100 और 15 कितने हो जाएंगे 115। तो 115% हमें निकालना पड़ेगा इसका। 5000 का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 का 5, 5 और 6 7, 5 1 5, 5750 हो गया। अब इसमें हमें 10% फिर से बढ़ाना है। 10% बढ़ाएंगे मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएगा और डिवाइड में 100 इंटू इसका हमें लेना पड़ेगा तो इंटू में आएगा 5750। 0 से 0 कैंसिल और इससे ये 575 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो ये 5, 12, 12 और 13 और 6। 10% बढ़ने के बाद वैल्यू मिल गई 6325। अब हमें सेलिंग प्राइस का 20% फिर से बढ़ाना है तो 20% बढ़ाएंगे मतलब 120% निकाल देंगे इंटू में 6325। 0 से 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार और 2 से ये 5 बार। फिर इस 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1, 2 बार 12, 3 बचे 6 बार 30 और 5 बार 25। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 0, 36, 39 की 9, 3 बचे 12 तो 15 और 6 तो 7। 20% बढ़ाने के बाद सेलिंग प्राइस हमें मिल गई 7590। तो लगातार 3 साल बढ़ने के बाद सेलिंग प्राइस मिल गई हमें इतनी और कॉस्ट प्राइस इतनी। अब हमें प्रॉफिट देखना है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे 7590 माइनस 5808। 10 में से 8 2, ये 8 बचा। 15 में से 8 7 और 6 में से 5 1। तो प्रॉफिट आ गया 1782 और डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लास्ट में कितनी आई थी 5808 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 भी आएगा। कैंसिल करेंगे तो 4 से और 10 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 से 15, 2 बचे 9 बार 27, 1 बचा 3 बार 12, 3 1 से 3, 2 बचेंगे 28 तो 3 9 से 27, 10 बचा 3 3 से 9 और 1 तो 18। इसके बाद 2 से डिवाइड कर दें 2 9 से 18, 1 बचा 6 बार 12 और 8 बार 16। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 4, 9 बार 18 और 14 तो 7 बार। इसके बाद अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये कितना मिल गया 297 और 2 जीरो हैं तो 29700 और डिवाइड में बचा था 968 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर प्रॉफिट परसेंट हमें मिल जाएगा। या फिर इसको थोड़ा हम अप्रोक्स कर लेते हैं। ये 29,000 है और ये 700 है। इसको अगर हम थोड़ा और बढ़ाएं तो 30,000 मिल जाएगा। केवल अप्रोक्स कर रहे हैं हम। यहाँ पर 968 है, थोड़ा बढ़ाएंगे तो कितना 1000 समथिंग हो जाएगा। ये केवल हमने अप्रोक्स करने के लिए निकाला है या फिर पूरा डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30, मतलब 30 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा क्योंकि डिवाइड में छोटी वैल्यू है। और 30 के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर है, छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 की पावर 7m प्लस 4, फिर इनटू में है 5, 5 की पावर 5m और ये 3 है प्लस 3 और इसके डिवाइड में है 10 की पावर है 5m प्लस a, फिर इनटू में 2 की पावर 2m। अब यहाँ पर अगर हम देखें सारे नंबर्स पावर्स में लिखे हुए हैं। 2 है, 5 है, 2 है तो एक 2 और 5 हम इस 10 से निकाल सकते हैं। ये क्या है 10 की पावर 5m प्लस a है, 10 टू दी पावर है 5m प्लस a, मतलब ये 10 की पावर है पूरी। अब इस 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं तो 2 इंटू 5 और पूरे की पावर जो चल रही थी वही सेम लिख देंगे मतलब 5m प्लस a। अब ये दो नंबर है, यहाँ पर इन दोनों की पावर लगी हुई है 5m प्लस a, तो इनको अलग अलग करके हम पावर लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों की ही पावर है ये।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की पावर 5m प्लस a और इनटू में दूसरा 5 की पावर 5m प्लस a। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की पावर सेम हम लिख देते हैं, 2 की पावर है 7m प्लस 4 और ये इनटू में चल रहा है 5m प्लस 3। डिवाइड में इस 10 की जगह पर 10 टू दी पावर 5m प्लस a की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने तोड़ लिया है इन दोनों को। तो 2 की पावर 5m प्लस a और इनटू में चल रहा था 5 की पावर 5m प्लस a और साथ में क्या है, एक और इनटू में है 2 की पावर 2m। 5m प्लस a, ये a नहीं है, ये 3 है। 10 की पावर 5m प्लस 3 है ये, तो इसकी जगह पर 3, ये हो जाएगा पावर 5m प्लस 3। और जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 5m प्लस 3 और 10 को डिवाइड करेंगे 2 और 5 में, तो 2 की पावर 5m प्लस 3 हो जाएगा और 5 की पावर 5m प्लस 3। और यहाँ पर भी सेम, क्योंकि a नहीं था वो 3 था। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 की पावर 5m प्लस 3 और ये 5 की पावर 5m प्लस 3 दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 और 2 बचे तो 2 को हम साथ में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 7m प्लस 4 और डिवाइड में 2 की पावर 5m प्लस 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2m है। हम जानते हैं कि इनटू में जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उन दोनों की पावर जुड़ जाती हैं, लेकिन इनटू में होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी इनटू में है और बेस सेम है, तो 2 की पावर में पावर्स इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये 5m है, ये 2m है, 5m और 2m 7m हो जाएंगे और साथ में ये प्लस 3। अब ये डिवाइड में हो गए। जिस तरह से इनटू में पावर्स जुड़ जाती हैं उसी तरह से डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं या माइनस हो जाती हैं। तो एक की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n, मतलब दोनों पावर का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर भी बेस सेम है 2 और डिवाइड में है, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 7m प्लस 4 सेम था और ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस करना पड़ेगा 7m प्लस 3 का। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7m प्लस 4, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7m और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे एक माइनस है तो माइनस 3। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर में हमें क्या मिल जाएगा, 7m और 7m, एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो लास्ट में हमें मिला 2 की पावर 1 मतलब 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सर्किल एक वृत्त है, सेंटर केंद्र O के साथ। ये इसका सेंटर केंद्र हो गया और ए बी एक कोड है या ए बी एक जीवा है, तो ये हो जाएगी ए बी, क्योंकि जीवा क्या होती है, सर्किल में एक साइड से दूसरी साइड तक जाने वाली लाइन। इसके बाद BOC डायमीटर है या BOC एक व्यास है, तो BOC व्यास क्या होता है, जो कि सेंटर से गुजर कर जाए वो लाइन, तो B ये हो जाएगा O और C, ये सेंटर O था ये C हो गया, ये व्यास हो गया डायमीटर BOC। इसके बाद OD परपेंडिकुलर है, लंब है AB पर, तो AB पर बनाना है, मतलब O और D इस तरह से होगा, ये हो जाएगा पॉइंट D, ये 90 डिग्री लंब है, मतलब दोनों ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और हम जानते हैं कि केंद्र से या सेंटर से जीवा पर कोड पर डाला गया लंब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो AD बराबर DB हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर या लंब डालने का साइन होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम कैसे बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं, मतलब इस लाइन पर परपेंडिकुलर हमने ये बनाया है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाया है, इस पर टी जैसा शेप बनता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोला है। तो OD परपेंडिकुलर हो गया AB पर, या OD एक लंब हो गया AB पर। इसके बाद OD की लेंथ दी गई 6 सेंटीमीटर, OD ये दिया है 6, तो AC की लंबाई हमें निकालनी है, AC मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो AC की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो इसका पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि हम सेम ट्रायंगल या समानता से कर सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ODB और ACB, CAB और ODB, दो ट्रायंगल दो त्रिभुज हम ले रहे हैं ODB और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं CAB, CA और B। अब इसमें हम देखें तो जब इन दोनों ट्रायंगल में एक कौन सा एंगल जो सेम है, तो B वाला एंगल सेम है इन दोनों ट्रायंगल में, B इसमें भी बन रहा है और छोटे वाले में भी बन रहा है, बड़े वाले में भी बन रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो OD एक त्रिज्या है, OB त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगी
और हमने देखा था कि लंब जीवा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये AD भी इक्वल हो जाएगा इस DB के। सबसे पहले हम इस वाली साइड के लिए देख रहे हैं जो कर्ण या हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा हो गया, ये OB, और बड़े वाले ट्राइंगल में वही वाली साइड जो कर्ण हाइपोटेन्यूस हम देखें तो क्या हो जाएगा CB। अब OB और CB को कंपेयर करेंगे हम, तो OB ये है, OB के सेम इक्वल OC हो जाएगी, मतलब OB इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, दोनों रेडियस में बराबर होंगी। OB इक्वल टू OC। और यहाँ पर CB की लंबाई हमें कैसे मिल सकती है, जब हम OC को और OB को जोड़ दें। तो अगर हम इस OB को मान लो कुछ भी मान लेते हैं, x मान लिया हमने, OB को x मान लिया, तो ये OC भी x हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब छोटे वाले ट्राइंगल की हम इस OB साइड को डबल कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगी, बड़े वाले ट्राइंगल की सेम साइड हमें मिल जाएगी BC। अभी हम केवल ये वाली साइड देख रहे हैं, CB, इसमें देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में। तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये क्या है, OB, तो केवल OB और CB को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, मान लो x है और ये भी x है, तो छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड से डबल हो जाएगी ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड। इसका मतलब हमें OB को डबल करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके हमें बड़े वाले ट्राइंगल की साइड BC मिलेगी। सेम इसी तरह से हम इस वाली साइड में देखेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड हो जाएगी, इसमें DB, और सेम जब बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा तो इसमें वही लाइन, वही वाली साइड कौन सी बन रही है, AB। तो हम देखेंगे कि हमें AB कैसे मिल सकता है, क्योंकि जो कोई रूल इन दोनों साइड में अप्लाई हो रहा होगा वही सेम रूल इस थर्ड साइड में अप्लाई होगा, इसलिए हम CA निकाल लेंगे उससे। तो जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी इक्वल, वही सेम यहाँ पर है, AD इक्वल है DB के, क्योंकि ये लंब था और जीवा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, AD इक्वल हो गया DB के। और इसकी लंबाई भी हमें मालूम नहीं है, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं, y हो गया, और ये DB भी y हो गया, क्योंकि इक्वल है, ये भी y, AD भी y और DB भी y, मतलब ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। AD इक्वल है DB के। तो हमें ये बड़ी वाली साइड AB कैसे मिल सकती है, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड थी DB, अगर हम उसको डबल कर दें, डबल करेंगे मतलब ये एक पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये, इन दोनों को प्लस करने पर ही मिल जाएगी। AD प्लस DB करेंगे तो हमें AB मिल जाएगी, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी y है और ये भी y है, 2y, और y क्या था, y हमने एक साइड मानी थी AD। इसका मतलब अगर हम AD को दुगना कर दें, 2 बार जोड़ दें, तो किसके बराबर मिल जाएगी, AB के, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हमें मिल जाएगी। या फिर इसको DB लिख लेते हैं, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल की साइड DB है, लेकिन है दोनों बराबर ही, कोई भी लिख सकते हैं। तो 2DB, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड को डबल करेंगे तब जाके बड़े की मिल जाएगी, तो 2DB। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना ODB, ODB सेम ट्राइंगल बन रहा था। तो हमने देखा कि जब हम OB को डबल कर रहे हैं, मींस इसको डबल कर रहे हैं, तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड मिल जा रही है, और जब हम DB को इसको डबल कर रहे हैं तो DB और इन दोनों को जोड़ेंगे, मींस DB को डबल करने पर, छोटे ट्राइंगल की साइड को डबल करने पर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हमें AB मिल रही है। तो वही चीज हम थर्ड वाली साइड में कर देंगे, छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली, मींस ये OD, तो हम OD को भी डबल कर देंगे तो ये वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल की हमें मिल जाएगी। तो OD को डबल कर दो, 6 × 2, तो ये आ जाएगी 12। तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। या फिर एक तरीका है कि इसमें हम ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री बन रहा है और इसमें इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। ये AB हो गया और BOC डायमीटर बनाना था, तो ये हो गया C, और AC की लंबाई हमें निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, और O से एक लंब डल रहा है DOD, और इसकी लंबाई दी गई 6, लंब है ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो हम ट्रिपलेट से निकालेंगे। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं ODB, पहले देख रहे हैं ट्राइंगल ODB में, इसमें हम ट्रिपलेट लगा रहे हैं। एक साइड दी गई 6 है, ट्रिपलेट हम पहले देख चुके हैं क्या होते हैं, तो 6 है, पहला ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4 और 5। इससे हम कई और इस तरह के और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक होता है, इससे सभी के ही आंसर आ जाते हैं। तो और ट्रिपलेट हम कैसे बना सकते हैं, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, 3 का, तो वो भी एक ट्रिपलेट ही कहलाएगा।
इसका मतलब अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी गई हैं, 3 है 4 है, तो थर्ड वाली साइड हम बिना सॉल्व करे 5 लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, ट्रिपलेट है 3 4 5। अब यहाँ पर साइड जो दी गई है इस ट्राइंगल में ओ डी बी में 6 दी गई है, तो इस ट्रिपलेट में क्या हम इसको 6 बना सकते हैं? कैसे करके 6 कैसे बना सकते हैं? अगर इस 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इन सभी नंबर्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 2 10। तो ये एक और ट्रिपलेट हमें मिल गया। अब इन दोनों जो दूसरी साइड्स हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये क्या हो गया? आधार हो गया इसका। यह लंब कोई भी साइड मान लो, लेकिन हमें मालूम है यह हाइपोटेनस है या फिर ये कर्ण है। सबसे लंबी वाली साइड, बड़ी साइड है ओ बी। 6 हमें मालूम है। अब बाकी बचे हैं 8 और 10। तो 8 और 10 में से बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी? कर्ण, क्योंकि कर्ण या हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। इसका मतलब 8 और 10 में से ये वाली साइड हो जाएगी 10 और बाकी बची थर्ड, ये हो जाएगी 8। और हमने देखा था जो लंब डलता है जीवा पर वो उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। सेम इसी तरह से ये रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या की वैल्यू सेम होती है, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? रेडियस। सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस या परिधि पर जाने वाली लाइन, तो वो लाइन चाहे यहाँ से जाए या फिर यहाँ से जाए, कहीं भी उसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये भी 10 होगी तो ओसी भी 10 हो जाएगी। और ओडी ने, इस परपेंडिकुलर ने, लंब ने जीवा को ए बी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी के। तो जब ये 8 है तो ए डी भी 8 हो जाएगी। और ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी इस बड़े वाले ट्राइंगल में? अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल सी ए बी। सी ए बी में इसमें हमें एक साइड मिल जाएगी ए बी। ए बी क्या हो जाएगी? 8 और 8 16। और सी बी कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20। तो थर्ड वाली साइड जो बची ए सी या सी ए, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हमें निकालना है। ये हम ट्रिपलेट से ही निकालेंगे। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। और इसमें हम देखते हैं कि हमें 16 और 20 कैसे मिल सकता है। ये 4 है, 4 से हमें 16 कैसे मिल सकता है? अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इस 4 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। और यहाँ पे 20 कैसे मिल सकता है? अगर 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 20। मतलब हमने इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 4 का किया, तो इस 3 में भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। तो ये एक दूसरा ट्रिपलेट हमें मिल गया, 12 16 और 20। और साइड हमें कौन सी चाहिए थी? ये तीनों। तो 16 और 20 हमें मालूम है, तो बाकी थर्ड वाली साइड क्या हो जाएगी? 12, क्योंकि ट्रिपलेट में 16 और 20 हो गया, थर्ड वाली साइड जो होगी वो 12 ही होगी। तो इस तरह से ट्रिपलेट से थर्ड वाली साइड इसकी कितनी आ जाएगी? 12। तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू बताना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर दे। तो या तो एक तरीका ये है कि हम इन चारों ऑप्शंस में से x की वैल्यू मान कर इन सभी में रख कर देखें, और जिसमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 मिल जाएगा वो आंसर होगा। लेकिन ये बड़ा है तो इसमें हम x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ये क्या है? x/2 प्लस x/3 माइनस के हैं x/4 और इक्वल में 7। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 4 एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का 12। एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू का, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, तो 6 इंटू एक्स 6x। सेम इसी तरह से 12 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो 4 आया, 4 का इंटू एक्स में तो 4x। सेम इसी तरह से 4 का डिवाइड करेंगे इस 12 में, तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x, माइनस चल रहा था तो माइनस के 3x इक्वल टू में ये 7। 6 और 4 10, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 12 डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा x और इक्वल टू यहाँ बचा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं दी गई हैं ए बी और सी डी, सीधी रेखाएं, और जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब O पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये हो गया O। इसके बाद एंगल AOC और BOD, O बीच में है तो हमें बीच वाला एंगल लेना पड़ेगा AOC ये वाला एंगल, और BOD मतलब BO और D ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम दिया गया है 130। तो हमें बताना है एंगल AOD की वैल्यू। AOD ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाएं, ये एक सरल रेखा सीधी रेखा हो गई,
और ये एक दूसरी हो गई। तो ये दोनों जब किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो यहाँ पर एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। इसमें जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल मतलब आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम यही फिगर यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर में है, मतलब ये 1 एंगल इसके बराबर में 2 के इक्वल हो जाएगा और इस वाले एंगल के ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे तो ये 3 वाला 4 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला एंगल और ये वाला इन दोनों को प्लस करने पर जो सम आएगा वो दिया गया है 130 डिग्री। तो किसी भी एंगल की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि इसकी एक्स हो गई और इसकी एक्स हो गई, क्योंकि दोनों बराबर हैं एक्स एक्स होंगे। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू प्लस करने पर हमें दोनों का योग दिया गया है 130। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 65, मतलब ये भी 65 हो जाएगा, BOD 65 हो जाएगा और AOC ये भी हो जाएगा 65। तो यहाँ पर हम AOD की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इस वाले एंगल से निकाल लें या इस वाले एंगल से निकाल लें। हम इस वाले से देख रहे हैं, ये एक सरल रेखा है AB और इस पर ये एक एंगल बन रहा है D और ये है O। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है 65। ये एक सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब हम इस वाले एंगल को AOD को और इस 65 को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 65 इस वाले एंगल को प्लस करेंगे हम AOD में, तो एंगल AOD दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम AOD की वैल्यू निकाल सकते हैं। AOD एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस कर दो 65 को, 10 में से 5 5, 7 में 6 1 और 1, तो ये एंगल हो जाएगा 115, AOD हो जाएगा 115। ये हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको नॉर्मल ऐसे देख सकते हैं, सरल रेखा पर दो एंगल बनाए हैं, एक की वैल्यू मालूम है, दूसरे के निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 115, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इन पूरे का रूट लगा हुआ है और होल पावर है ये 3 है। तो इसमें सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, या फिर हम स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो 24 का निकालना है तो इसमें हम दो जगह बनाएंगे, पहले वाली जगह पर पहली डिजिट का स्क्वायर, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 04 हो जाएगा। केवल 4 नहीं लिखेंगे, साथ में 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 2 अंकों में लिखना होता है। 4 का हो जाएगा 16, फिर हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई करके 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 और 2 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 में, तो कितना हो जाएगा 16। और इस 16 को हमें इन दोनों में जोड़ देना है, मतलब ये कितना हो गया 0416, ये है, ये दो जगह थी हमारी, इसमें हमें 16 को जोड़ना है लेकिन पीछे से एक जगह छोड़ते हुए, तो ये वाली स्पेस हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16, प्लस करेंगे तो 6 7 5 और ये 0, मतलब 576। फिर 7 का स्क्वायर होता है 49 और फिर इन दोनों की पावर लगी हुई है 1/2 और इन पूरे की पावर फिर से लगी हुई है 3। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 6 5, 1 बचा, 8 और 4 12, 2 तो 1 बचा तो 6, 625। अब इसका 1/2 पावर है और इस पूरे की पावर 3 लगी हुई है। 1/2 की पावर क्या मतलब क्या होता है, रूट होता है, और 625 का रूट निकल के आएगा 25, और इस 25 की पावर, क्योंकि 1/2 तो हमने हटा दिया, या फिर इसके एक आगे की टर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 का रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब वर्गमूल या स्क्वायर रूट ही होता है। फिर इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ से क्या मिला 25 और इसकी पावर 3, तो 25 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब घन करना है, तो यह आ जाएगा 15625। तो इसका आंसर हो जाएगा 15625, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पेपर है जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, आयत की फॉर्म में है। यह आयत हो गया रेक्टेंगल ABC और D। इसमें AB की लंबाई 20 और BC 14 दी गई है। AB 20 है तो आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 20 हो जाएगी, और BC 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी। अब इसमें हमें BC को डायमीटर मानकर या BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार भाग काटना है या सेमी सर्कुलर पोर्शन काटना है। तो BC को व्यास लेना है हमें, लेकिन अब इसको अर्धवृत्ताकार काटेंगे, मतलब एक आधा वृत्त बनाना है। और ये पूरा वृत्त कैसे बन जाएगा, इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा।
यहाँ पर कहीं इसका सेंटर केंद्र होगा जिसमें व्यास क्या था 14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि BC को व्यास मानना है, BC को डायमीटर मानना है। तो इसमें हमें शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब इतने बचे हुए पार्ट का एरिया बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का, आयत का, और फिर इसमें से इस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई है 14, मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 0 280, 280 आ गया पूरे का। अब हमें इस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। हम क्या जानते हैं कि त्रिज्या में अगर हम 2 का गुणा करते हैं या फिर त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, रेडियस को ट्वाइस कर देते हैं, तो हमें डायमीटर मिल जाता है, डायमीटर या व्यास। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या या रेडियस निकालना है, तो आर कैसे निकाल सकते हैं हम, इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, मतलब व्यास को डिवाइड कर दो 2 से, या डायमीटर में डिवाइड कर दें हम 2 से। तो इसकी त्रिज्या हमें कितनी मिल जाएगी, डायमीटर या व्यास कितना है 14, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो रेडियस या त्रिज्या निकल के आ जाएगी 7। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर ये होता है सर्किल का, या फिर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक अर्धवृत्ताकार है, तो इसके लिए हमें इसको आधा करना पड़ेगा। ये पूरे वृत्त का आधा है, इसलिए हमें इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब आर कितना निकाला था हमने, रेडियस से त्रिज्या 7 निकाली थी, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और ये डिवाइड विद 2 है, तो डिवाइड में हम 2 लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 बचा, 22 इंटू 7, ये इक्वल में चल रहा था, 22 इंटू 7, और डिवाइड में क्या था 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77। तो बाकी बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे में से इस अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे। टोटल कितना था 280, अर्धवृत्त का कितना आया 77, 77 में से इसको माइनस कर दो, ये 3, 7 में से 7 0 और ये 2, तो बाकी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया 203, 203 हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, वीनू ने हरीश को लोन दिया, ऋण दिया 200 रुपए का, और इसे रिकवर करता है, मीन्स वापस लेता है 20 मंथ्स, 20 महीने बाद, और 14 रुपए पर मंथ की रेट से। सिंपल इंटरेस्ट की रेट बतानी है, साधारण ब्याज की दर बतानी है। हर महीने, हर मंथ उसने 14 रुपए दिए, और कितने महीने तक दिए, 20 महीने तक। तो टोटल कितने रुपए दिए होंगे, 14 इंटू 2 28 और एक 0 280, मतलब थे कितने 200 और दिए 280, तो इंटरेस्ट कितने का दे दिया 280 में 200 माइनस करो 80 का, मतलब ये आ गया ब्याज, ये आ गया इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। प्रिंसिपल क्या, मूलधन, जो रेट के पहले अमाउंट दिया जाता है, ये दर, ये टाइम। इंटरेस्ट हमने कितना निकाला 80 इक्वल टू पैसे कितने दिए थे 200 इंटू रेट हमें निकालना है तो उसकी जगह पर आर, और टाइम दिया गया है 20 महीने का, लेकिन हम यहाँ पर ये ईयर में लेते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको जब ईयर में चेंज करेंगे, साल में चेंज करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 12 का, और ये 100 साथ में रहता ही है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0, 2 से ये 4 बार, और इस 2 से ये 4, फिर से 2 बार, यहाँ क्या बचा 12, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24 इक्वल टू, यहाँ पर केवल आर बचा, तो रेट आ जाएगी 24%, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालना है, y% ऑफ 61, और ऑफ का मतलब या फिर हिंदी में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जहां जहां पर ऑफ है वहां मल्टीप्लाई करेंगे, y% है तो परसेंट है, डिवाइड में हम 100 लिख देंगे क्योंकि परसेंट का साइन हटाएंगे, और इंटू में ऑफ की जगह पर इंटू ये 61 प्लस 81% है तो 81 डिवाइड में 100, ऑफ की जगह पर इंटू 61 इक्वल टू 61% है तो 61, ये डिवाइड में 100, ऑफ की जगह पर इंटू 90। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, यहाँ हम देखें तो 61 है, यहाँ पर भी 61 है, और ये भी 61 है, और 100 100 100, तो 61/100 61/100 और ये 61/100 दोनों साइड से निकालेंगे कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल y प्लस 81 इक्वल टू 90, या फिर हम पूरा लिख लेते हैं, यहाँ से 61/100 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ क्या बचा y प्लस
यहाँ से 61/100 हमने हटा दिया तो क्या बचा 81 इक्वल टू यहाँ पर ये 61/100 इंटू 90। 61 से 61 कैंसिल, इस 100 से इस 100 ये वाला कैंसिल। लेकिन ये तभी हम काट सकते हैं जब इनटू में हो। ब्रैकेट लगाया हमने, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ क्या बचा y प्लस 81 इक्वल टू 90। इस 81 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। y इक्वल टू 90 में से 81 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 9, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें दो आसन्न कोण या फिर दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण क्या होते हैं, दो पास पास वाले एंगल, या फिर हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को, या फिर हम इन दोनों को ले सकते हैं, लेकिन दो पास पास वाले होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। प्रत्येक कोण हर एंगल की वैल्यू बताना है। तो एक रूल होता है कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोण का सम या दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 के। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दो, 9 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। और जब ये 90 है तो दूसरे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों एंगल में देखें तो दो आसन्न कोण या दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। जब ये 90 है तो दूसरा वाला हम निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस करेंगे तो, और जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी 90 ही आएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा। तो हर एक एंगल की वैल्यू निकल कर आ रही है 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर या फिर वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें इन चारों ऑप्शन में से, जिससे हम डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ लिखा है पूर्ण संख्या, तो ये वर्ग होगा क्योंकि इंग्लिश वाले को सही मानते हैं। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें हम कौन से नंबर के डिवाइड करें, सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स या गुणनखंड निकाल लेते हैं। 28812, तो 4 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि मालूम नहीं है कितने 4 मिल रहे हैं इसमें, या 4 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हम 2 से कर रहे हैं, 1 4, 4 से 1 था, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा दिया, 2 से 1 12। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार 14, 2 2 4 0 और 2 3 6। अब इसमें 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 2 6, 1 बचा, 3 4 12, 0 और 3 1 3। अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, 3 बचेंगे 30, सो 4 बार चला जाएगा 28, तो 2 बचे 21, तो साथ में 3 बार चला जाएगा 21। और ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, या फिर हम और डिवाइड कर लेते हैं 7 से। 4 बार 28, 6 बचेंगे तो 9 बार 63, और 49 को 2 बार 7 लिख सकते हैं। तो इसके टोटल फैक्टर्स है गुणनखंड कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और फिर से ये 49 की जगह पर हम 2 बार 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इस नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब दो दो के पेयर होने चाहिए इसमें हर एक नंबर के। तो 2 कितने बार, 2 मिल गए, मतलब 2 के पेयर बन गए। इसके बाद 7 के फिर से पेयर बन गया, 7 का एक फिर से पेयर बन गया 2 बार, लेकिन यहाँ पर 3 अकेला है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इस 3 को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे बोला है किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो अगर इस पूरे नंबर में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा केवल 2, 7 और 7। तो इस नंबर में हम 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा ये 3। और ये क्या नंबर हो जाएगा, जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 7 बाहर आ गया, और यहाँ से फिर से एक 7 बाहर आ गया, और ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, 98 का। या फिर हम इसमें ऐसे भी चेक कर लेते हैं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार 27, 1 बचे, 3 6 18, 1 है तो जाएगा नहीं, 0 लगा दिया, 12 है तो 4 बार, 9604। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो बाकी बचा हुआ नंबर क्या होगा, 9604, और एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, और एक इसका है 98 का। आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें से हमें किसको घटाना चाहिए कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल या परिणामी बहुपद मिले
वो एक मतलब टोटली डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। और डिवाइड किससे करना है? 2x - 1 से। तो डिवाइड करना पड़ेगा इसमें हमें 14x³ माइनस के 5x² प्लस 9x - 1, और इसमें हमें डिवाइड करना है 2x - 1 से। तो इसमें से हमें कौन से नंबर को घटाना चाहिए कि इससे कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा वही घटा देंगे हम इसमें से, क्योंकि पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि कुछ भी यहाँ पर शेषफल ना बचे, 0 बचे। तो इसमें डिवाइड करेंगे हम 14x³ हमें लेकर आना है और डिवाइड करना है 2x - 1 से। तो किसका मल्टीप्लाई करें ये जानने के लिए हम जो पहली टर्म है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इनकी पावर्स को घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। और x की पावर घटते हुए क्रम में ही लिखी हुई है, 3, 2, 1, और यहाँ पर है ही नहीं। तो 14x³ में हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस 2x से। 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, और यहाँ पर 3 है, एक x यहाँ पर है, तो एक x हट जाएगा तो क्या बचेगा? 7x²। तो इसमें 7x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 7x² का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में हम करेंगे। भले ही डिवाइड हमने केवल इससे किया था, लेकिन हमें केवल x से मतलब है, क्योंकि हम x कोफिशिएंट लेके आना है। 7x² का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 7 × 2 14, और x² और x³ 7x² का मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस के 7x² मिल जाएंगे। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का 5, ये प्लस का 7, माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, और प्लस के, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू प्लस की है, तो 2x²। फिर बाकी बचा हुआ पूरा हम सेम लिख देंगे, 9x माइनस के 1। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा कि इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमें 2x² मिल जाए। तो फिर से हम इस 2x² में डिवाइड करेंगे 2x से, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 है x, यहाँ पर 1 है, तो क्या बचेगा? केवल एक x ही बचेगा, मतलब प्लस x का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे। फिर से x का मल्टीप्लाई 2x में, तो क्या हो जाएगा? 2x², और x का 1 में, ये माइनस का है तो माइनस का x, माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, और ये एक माइनस पहले से है, तो जब माइनस करेंगे तो एक और माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस का सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगी, प्लस प्लस 9, और ये एक 1 है, 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10x, और ये माइनस का 1। बाकी बचा हुआ पार्ट हमने फिर से लिख लिया। अब यहाँ पर हमें फिर से डिवाइड करना है 10x का मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। 10x में डिवाइड करेंगे हम 2x से, x से x कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ आ जाएगा प्लस 5। फिर से इस 5 का मल्टीप्लाई हम 2x - 1 में करेंगे। सबसे पहले 5 का करेंगे तो 5 × 10, और x है तो 10x। 5 का मल्टीप्लाई -1 में, तो हो जाएगा माइनस के 5। अब माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, और माइनस करेंगे तो एक माइनस आएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस का है 1, प्लस का है 5, 5 में से एक कम करेंगे तो 4 बचेगा, और प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो इसमें शेषफल या रिमाइंडर कितना बचा? 4। इसका मतलब इस 4 को अगर हम हटा दें तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसमें से इस 4 को घटा देंगे। आंसर हो जाएगा 4, प्लस का 4। माइनस का 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है किस नंबर को घटाया जाए, क्योंकि ये 4 है। अब जब हम इसमें से 4 को घटाएंगे, मतलब माइनस का 4 लगा देंगे यहाँ पर, इस पूरे में -4 कर दें, और ये -1 -4 कितने हो जाएंगे? -5। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? -5। तो ये भी -5 और ये भी -5, और -5 सेम वैल्यू है, ये माइनस की ये प्लस की, तो कैंसिल ही हो जाएगी। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसीलिए हम 4 लेंगे प्लस का। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, और कहाँ तक जाना है? 15 तक। 1 से लेके 15 तक में से हमें एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो हमें प्रायिकता बतानी है कि वह जो नंबर है वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का गुणांक होना चाहिए। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल केसेस ऊपर, और डिवाइड में टोटल केसेस। टोटल केस तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं, 1 से लेके 15 तक हैं, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 15। अब फेवरेबल कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर हमें निकालना है इन सभी में से, 1 से लेके 15 तक में से, लेकिन वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 4 के गुणांक, एक तो 4 हो जाएगा, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12,
4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, इस तरह से चलते। लेकिन यहाँ पर जो नंबर बोले गए 1 से लेके 15 तक ही बोला है, तो हम इस 20 को नहीं लेंगे। 4 इंटू 4 16, ये 16 हो जाएगा। ये 16 भी हट जाएगा क्योंकि 15 से बड़ा है, तो 16 भी कैंसिल। मतलब नंबर कितने हो सकते हैं? केवल 3। तो यहाँ पर फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 1 2 3। 3/15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5/1/5, 1/5 आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जो क्वेश्चन कैंसिल्ड है वो हमने नहीं लिए हैं, बाकी सारे लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सिलेंडर है, बेलन है। अगर इसकी रेडियस को, त्रिज्या को डबल कर दिया जाता है तो इसकी वॉल्यूम या आयतन क्या हो जाएगा? मतलब कितना गुना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है? त्रिज्या। एच होती है हाइट या ऊंचाई। तो या तो हम इसके दो इक्वेशन, दो फॉर्मूले बनाकर भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। यह है वॉल्यूम या बेलन का आयतन। यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है? केवल त्रिज्या में आ रहा है। तो जो सेम चीज है वो हम हटा देते हैं। पाई ये तो सेम रहता है हमेशा, तो इसको पाई को हटा दिया। और हाइट या ऊंचाई की यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है, मतलब सेम होगी, तो इसको भी हटा दो। अब क्या बचा? आयतन कितना बचा? आर स्क्वायर, क्योंकि आर में केवल चेंज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, इसीलिए हमने केवल त्रिज्या को लिया है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि पहले आयतन या वॉल्यूम था V1 और जो त्रिज्या थी, रेडियस थी, वो थी R1, या फिर R ही मान लेते हैं। ये हो गया पहले का आयतन, पहले की वॉल्यूम। इसमें बाद में क्या बोला है कि त्रिज्या को दुगना कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया। पहले रेडियस R थी, बाद में कितनी हो गई? 2R, क्योंकि इसको डबल कर दिया। अब हमें त्रिज्या ये वाली लेनी है, तो नया वाला आयतन क्या हो जाएगा? नया या फिर V2 मान लेते हैं, बाद वाला आयतन क्या हो जाएगा? हम क्या ले रहे हैं? केवल फॉर्मूले में हम आर स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि केवल आर में ही चेंज आ रहा था, त्रिज्या में ही। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होता है, और आर क्या है? 2R, तो 2R का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा V2। 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर क्या है? पहले वाला आयतन, क्योंकि पहले आयतन कितना निकला था? V1 इक्वल टू आर स्क्वायर निकला था, क्योंकि पहले त्रिज्या R थी। तो इस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू आर स्क्वायर की जगह पर हम आर स्क्वायर की जगह पर V1 लिख सकते हैं। इसका मतलब बाद में जो आयतन आया वो पहले वाले आयतन का 4 गुना है, मतलब बाद वाला वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से 4 टाइम्स है। तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन इसमें 7 गुना बोला है, 7 गुना आ ही नहीं सकता है, आंसर ये फोर्थ वाला ही होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। या फिर हम इसको पूरा फॉर्मूला मानकर भी कर सकते हैं। पहले वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन हो गया पहले का। अब बाद में क्या बोला है? इस आर को, त्रिज्या को डबल कर देना है, तो बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा पाई। आर की जगह पर क्या लिखना है? 2R, क्योंकि डबल करना है, 2R लिखना है हमें, रेडियस त्रिज्या हमें इतना पूरा का लेना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे पूरा। 2 का कितना होता है? 4, इंटू में आ जाएगा ये 4R स्क्वायर, और H सेम। इस 4 को हम आगे लिख सकते हैं, 4 ये पाई आर स्क्वायर और H। ये हो गया बाद में आयतन, ये था पहले आयतन। तो अब ये पहले वाले से कितना गुना है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सेम हो गया, और 4 है, ये पूरा सेम ही है, मतलब 4 गुना हो गया, ये 4 गुना बढ़ गया, आंसर है 4। ये था लास्ट क्वेश्चन 1 सितंबर के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।